मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको न्यायपालिका का अर्थ, परिभाषा और कार्यों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यायपालिका जो शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें हम इसके अर्थ को लेकर थोड़ा सा इसमें सबसे पहले चर्चा मैं करूँगा। तो न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विधियों की व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। ये सामान्य सी बात है। और इसका हम और भी साधारण अर्थ में इसको लेवें तो विधियों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। अब हम इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो एक प्रोफेसर लास्की ने इसको परिभाषित किया है। तो उनके जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं। एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य की किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान व फैसला करता है। तो ये प्रोफेसर लास्की ने न्यायपालिका को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। अब हम न्यायपालिका के जो प्रमुख या फिर कहना चाहिए मुख्य कार्य हैं उनको लेंगे। मैं उनको एक एक करके क्रमशः आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो कार्यों में पहला कार्य है न्याय प्रशासन। न्यायालयों का प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्याय प्रशासन करना है। न्यायालय दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मुकदमों में अपना निर्णय देते हैं, जिसमें विवादग्रस्त पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये उक्त विवाद विभिन्न व्यक्तियों के बीच में आपस में अथवा व्यक्ति व राज्य के बीच में अथवा केंद्र व संघ की इकाइयों के बीच में हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से पहला है वो है न्याय प्रशासन। और दूसरा इसमें कानूनों की व्याख्या करना। न्यायालय का प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। प्राय कानून अस्पष्ट तथा क्लिष्ट भाषा में होते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश अपने विवेकानुसार कानूनों की व्याख्या करते हैं और उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तीसरा, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। कई राज्यों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है ताकि उन्हें संविधान और न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में यह न्यायपालिका का विशेष उत्तरदायित्व होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके।
तो ये नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात हो गई। आगे, अभियोगों के निर्णय, विधि के उल्लंघन मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नागरिकों के दीवानी व फौजदारी विवादों पर पक्ष तथा प्रतिपक्ष के विचार सुनकर न्यायालय अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये जो भी अभियोग है इस पर निर्णय देने का काम न्यायपालिका करती है। अगला, संविधान की रक्षा। यदि विधायिका व्यवस्थापिका ऐसा कानून पारित करती है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है, तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता है। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा भी करती है। संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। संघ शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। कभी कभी संघीय इकाइयों के आपस में अथवा संघ के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघीय न्यायालय की सर्वोच्चता इसलिए स्थापित की जाती है कि इन विवादों में उसका निर्णय ही मान्य होगा। इस प्रकार न्यायपालिका संघ में किसी के भी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करने देती है। देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य, संघ और राज्य इकाइयाँ अपने अपने स्तर पर कार्य करती हैं। उनमें आपस में किसी प्रकार का विरोध हो सकता है, तो न्यायपालिका को संघात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च स्थान होता है और वहाँ न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है कि वो कोई भी संघ हो, इकाई हो, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन न करे, अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं का ध्यान रखे, और ऐसा यदि वो उल्लंघन करते हैं तो उनको वो नियंत्रित करती है। तो ये न्यायपालिका का काम है। मंत्रणा कार्य अथवा परामर्श देना। अनेक राज्यों में न्यायपालिका राष्ट्राध्यक्षों को परामर्श देने का कार्य करती है। इंग्लैंड में कार्यपालिका की प्रार्थना पर प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति वैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय देती है। भारत में भी गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो मंत्रणा करना, परामर्श लेना, ये लोकतांत्रिक राज्यों में, जैसे भारत में भी राष्ट्रपति है, वो विशेष कोई गंभीर प्रकृति का मामला हो, प्रकरण हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या उनकी राय ले सकता है। हालांकि राय मानने के लिए वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, फिर भी वो ले सकते हैं। विधायन संबंधी कार्य। विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का है, लेकिन विभिन्न मुकदमों के निर्णयों के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की जो व्याख्या करती है, उन व्याख्याओं से ही कतिपय कानूनों का निर्माण हो जाता है। ये व्याख्याएं अथवा निर्णय आगे चलकर दृष्टांत या फिर कहना चाहिए नज़ीरें बन जाते हैं। इन दृष्टांतों को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित या केस लॉज कहा जाता है। तो जैसे न्यायाधीश कोई निर्णय देते हैं और निर्णय में बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, अनेक प्रकार की व्याख्याएं, अनेक बातों को संदर्भ, उसकी भविष्य
इतिहास सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, और वो व्याख्या करते करते उन निर्णय में ही वो जो निर्णय देते हैं उसमें से ही कोई नई बात आ जाती है, और वो बात जो रचनात्मक होती है वो आगे चलकर एक कानून का रूप ले लेती है। तो वैसे तो कानून निर्माण का काम विधायिका का है, परंतु इस प्रकार से कानूनों की व्याख्या करते उसमें जो निर्णय देते हैं, निर्णय में कोई एक और अच्छी बात संज्ञान में आ जाती है और वह आगे चलकर कानून के रूप में कार्य करती है। वो एक नज़ीर दृष्टांत बन जाता है और आगे के निर्णय में उसको एक आधार के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये विधायन संबंधी कार्य भी न्यायपालिका द्वारा संयोगवश हो जाता है। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना, ये आशा की जाती है कि न्यायालयों को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पूर्ण तौर से सजग रहना चाहिए। न्यायालय सरकार के निर्णयों को औचित्य प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये हो सकता है कि सरकार के किसी नवोन्मेषी निर्णय को लोग असंवैधानिक मान लें और उसे वे विधि न्यायालयों में चुनौती दें। तब न्यायाधीश का काम है कि वह गत्यात्मक दृष्टिकोण से उस स्थिति का परीक्षण करें और उसे औचित्य का स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना निर्णय दें। कई बार जो सरकार है वो कुछ इस प्रकार के कार्य प्लानिंग करती है कि लोग उस समय उसको समझ नहीं पाते हैं और उस सरकार के कार्यों के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं। तो न्यायालय को एक गत्यात्मकता को ध्यान में रखते हुए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी या डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए सरकार के जो कार्य हैं उनको औचित्यपूर्ण सिद्ध करना चाहिए। वो अपने निर्णयों में ऐसा करें। तो इस प्रकार से न्यायालय है वो जो जिस काम का औचित्य सिद्ध कर देते हैं, फिर कोई विवाद नहीं होता है, लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनका उस स्तर पर अच्छी प्रकार से परीक्षण हो जाता है। अगला, प्रशासनिक कार्य। न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं और उन्हें छोटे छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है। प्रशासनिक जो भी न्यायालय है वो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, न्यायालय से संबंधित जो कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उसका निर्धारण करते हैं और छोटे छोटे नियमों को अपने स्तर पर वो लागू कर सकते हैं। ये न्यायपालिका के अंतर्गत होता है, किया जाता है। और विविध कार्य, इसके सिवा भी कुछ अन्य कार्य भी हैं, वो भी न्यायपालिका करती है। जैसे न्यायालय अल्पवयस्क या नाबालिगों की जायदाद के लिए ट्रस्टी या संरक्षक नियुक्त करता है, निर्वाचन संबंधी झगड़ों की अपील सुनता है, वसीयतनामों तथा इच्छा पत्रों की रजिस्ट्री भी न्यायपालिका द्वारा होती है। इन्हें न्यायालयों के अर्ध न्यायिक कार्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने न्यायपालिका का अर्थ, परिभाषा और कार्यों को लेकर ये विचारों का आदान प्रदान आपके सहयोग से संभव हुआ। और यदि कोई कहीं कुछ छूट गया हो इसमें, तो आपसे अपेक्षा है कि आप और भी इसको अच्छी प्रकार से समझकर, अध्ययन करके मुझे जहाँ कहीं कोई चीज़ छूट गई हो, रह गई या उसका सुधार हो, तो मेरे तक विचारों का संप्रेषित करेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, स्वागत करूँगा और यहीं पर अब मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा और आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।